हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। बच्चों लोग हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स। बच्चों लास्ट क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया यूनिट 3 प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम एंड सप्लाई का पार्ट नंबर 1 जो कि था प्रोडक्शन फंक्शन। उस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने प्रोड्यूसर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझा कि एक प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करते टाइम कितने नंबर ऑफ स्टेजेस से गुजरता है और एक प्रोड्यूसर के लिए एक आइडियल स्टेज कौन सी मानी जाती है, यानी कि एक ऐसी स्टेज जहां पर उसको मिलता है मैक्सिमम आउटपुट। बिकॉज डेफिनेटली अगर हम प्रोडक्शन सोच रहे हैं और प्रोड्यूसर के बारे में सोच रहे हैं तो एक प्रोड्यूसर उतना ही प्रोडक्शन करना चाहेगा जहां से उसे मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा, क्योंकि मैक्सिमम आउटपुट ही उसे मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करके देगा। एक प्रोड्यूसर उसी जगह पर रुकना चाहेगा जो उसे मैक्सिमम प्रॉफिट दे। तो मैक्सिमम प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हमें इन सभी एस्पेक्ट्स को यहाँ पर पढ़कर चलना है। तो प्रोडक्शन की साइड से तो बहुत सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब बारी आती है कॉस्ट की। जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करते टाइम कुछ कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। तो आज अपने पार्ट 2 के अंदर, यूनिट 3 के पार्ट 2 के अंदर हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट को समझेंगे और वो कॉस्ट हमारे प्रोड्यूसर को कैसे अफेक्ट करती है, किस तरीके से हमारी कॉस्ट का बिहेवियर रहता है, वो सारी चीजें हम लोग आज इस पार्ट में लर्न करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो लगा दीजिए फटाफट से अपनी आज की अटेंडेंस, पे स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2 कॉस्ट। सबसे पहले तो बच्चों समझते हैं कि कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। जब हम बात करते हैं कॉस्ट की तो हमें सोचना है प्रोड्यूसर की साइड से, हमें कंज्यूमर की साइड से नहीं सोचना। क्यों? क्योंकि जब हम कंज्यूमर की साइड से सोचेंगे ना तो कंज्यूमर जब भी किसी दुकान पर जाता है और कभी कभी पूछ लेता है दुकानदार से कि भैया इस चीज की कॉस्ट क्या है, तो वहां पर कंज्यूमर का पॉइंट ऑफ व्यू कॉस्ट से उसकी सेलिंग प्राइस से है। बट जब आप प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो प्रोड्यूसर कॉस्ट को देखता है कि जो भी चीज उसने बनाई है, यानी कि जिस भी चीज का उसने प्रोडक्शन किया है, उस चीज के प्रोडक्शन में उसका कितना पैसा खर्च हुआ है, कितने अलग अलग तरीके की कॉस्ट उसके अंदर इन्वॉल्व थी, तब जाकर उसने ये आउटपुट प्रोड्यूस किया। तो हम यहाँ पर क्योंकि प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोच रहे हैं तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इकोनॉमिक कॉस्ट की। और जब बात होती है इकोनॉमिक कॉस्ट की तो इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब होता है कि किसी भी आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी कि प्रोडक्शन के अंदर आपने जितने भी इनपुट्स यूज किए होंगे, इनपुट्स मतलब वही आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने इस्तेमाल किए हैं प्रोडक्शन के अंदर, उनके ऊपर आपने कितना खर्चा किया है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना रहा है, वही आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट को डिफाइन करता है। अब इस खर्चे को भी हमने दो नाम दिए हैं। जब हम इकोनॉमिक कॉस्ट की बात करते हैं तो इकोनॉमिक कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया कि भाई देखो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, कौन कौन से हमारे पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम कॉमर्स के बचपन में जब हमने एंट्री मारी तो हमने ये बात सीख ली थी कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। तो इन चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को जब हम कहीं से भी प्रोक्योर करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, तो वहां पर प्रोक्योरमेंट के दो रास्ते हैं। या तो हम बाहर वालों से इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को लें, या हम खुद भी तो ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं ना। यानी कि अगर लैंड है, लैंड हम किसी और की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारे पास खुद की कोई जमीन थी, खुद की एक फैक्ट्री है, खुद की एक जगह है, हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी बेसिस पर हमने अपनी इकोनॉमिक कॉस्ट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया। एक को हमने नाम दिया एक्सप्लिसिट कॉस्ट, तो दूसरे को हमने नाम दिया इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो चलो एक डिफरेंस के थ्रू इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। बेटा एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि अगर आपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से कोई भी चीज अगर किसी थर्ड पार्टी की इस्तेमाल करिए, यानी कि कोई आउटसाइडर है, कोई बाहर का ही बंदा है जो आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है। जैसे कि आपने अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप कर रखी है, उस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप करने के लिए आपको जो जगह चाहिए थी, जो लैंड की जरूरत थी, वो आपने किसी थर्ड पार्टी से रेंट पे ली है। तो इसका मतलब जो पेमेंट करनी होगी आपको रेंट की, वो किसी आउटसाइडर को करनी होगी, क्योंकि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे आपको कुछ फैक्टर पेमेंट्स करनी होती है। जैसे कि लैंड के ऊपर रेंट पे करते हैं, लेबर को हम वेजेस पे करते हैं, किसी का पैसा बिजनेस में लगवाते हैं, यानी कि जो कैपिटल है या किसी से हमने कोई लोन लिया है
तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है। और अगर उस बिजनेस को चलाने के लिए एक मैनेजर की जरूरत थी, एक एंटरप्रेन्योर की जरूरत थी, अगर वो भी कोई बाहर का पर्सन आता है तो उसको हम उस बिजनेस में से थोड़ा सा प्रॉफिट देते हैं। तो अगर ये चारों के चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप बाहर से लेते हो और बदले में फैक्टर पेमेंट करते हो तो वो आपकी एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है। बट मान लो मेरी खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और मैंने अपनी खुद की लैंड, खुद की जमीन पर अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सेटअप किया, मैंने किसी बाहर वाले के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल नहीं किया, तो यहां पर मैंने अपने बिल्डिंग का इस्तेमाल किया, तो क्या मैं अपने आप को यहां पर रेंट पे करूंगी या किसी बाहर वाले को? ऑब्वियस सी बात है, अपने वाले को। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर बिल्डिंग मेरी है, अगर यही बिल्डिंग में किसी और की लेती तो मुझे रेंट पे करना पड़ता ना। तो मुझे पता होना चाहिए कि भले ही मैंने अपना खुद का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल किया है लेकिन उसकी कितनी कॉस्ट है। अगर यही चीज मुझे बाहर पे करनी पड़ती तो उसकी कितना एक्सपेंडिचर वो होता, तो वो हमें पता होना चाहिए। तो बेटा इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब है कि किसी भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में से अगर आप अपना खुद का फैक्टर इस्तेमाल करते हैं तो उसकी क्या कॉस्ट हो सकती थी, उसे हम यहाँ पर इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, अब इसको याद करने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, बहुत ही बेहतरीन तरीका है। क्या? एक्सप्लिसिट कॉस्ट के स्टार्टिंग के दो लेटर्स लीजिए, एक्स। एक्स मतलब नहीं, वो एक्स नहीं, यहां पर एक्स से मतलब है, क्या याद करना है आपको एक्स से? एक्स मतलब एक्सटर्नल। ठीक है, फिर इम्प्लिसिट का आई लेना है। ठीक है, इम्प्लिसिट का आई लेना है और आई मतलब यहां पर इंटरनल। ठीक है, तो एक्स मतलब एक्सटर्नल, यानी कि वो पैसा, वो एक्सपेंडिचर जो आप बाहर वालों को पे करते हो, तो वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट हो गई। ठीक है, और एक्स को बाहर ही रखना चाहिए, दूर ही रखना चाहिए, उसको एक्सटर्नल ही मानना चाहिए। ठीक, उसके बाद आई मतलब इंटरनल। इंटरनल मतलब अगर आप फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंटरनली जनरेट कर रहे हो तो उसके ऊपर जो कॉस्ट लगेगी वो आपकी आएगी इम्प्लिसिट कॉस्ट। ठीक है, चलो अब दूसरी बात क्या है? पेमेंट। कहाँ पैसे पे करने होते होंगे? ऑब्वियस सी बात है, जो बाहर वालों का फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करते हो तो वहां पर तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो यस, यहां पर एक कैश पेमेंट है जो आपको पे करनी पड़ेगी। बट ठीक है, हम लोग भले ही यहाँ पर इम्प्लिसिट कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहे हैं बट इसको कहीं पर भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता क्योंकि ये पेमेंट हमें बाहर वालों को करनी नहीं है। ये तो कॉस्ट हम सिर्फ इसलिए कंसिडर कर रहे हैं ये जानने के लिए कि जो भी हमने सामान बनाया है, जो भी हमने आउटपुट प्रोड्यूस किया है, उसको बनाने में हमारी कितनी कॉस्ट लगी है। कि मान लो अगर ये चीज बाहर से लेनी पड़ती तो कितना खर्चा आता, तो उसकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंचने के लिए इम्प्लिसिट कॉस्ट को कंसिडर किया जाता है, उसको एस्टिमेट किया जाता है, बट उसकी पेमेंट हमें किसी को नहीं करनी होती। ठीक है, उसके बाद रिकॉर्डेड इन द बुक्स। बुक्स का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे हम लोग जब बिजनेस चलाते हैं तो बिजनेस को चलाते हुए हमें क्या करना होता है? उसका प्रॉफिट और लॉस जानना होता है, हमें अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी होती है, तो कुछ किताबें बनती हैं जिनको हम यहाँ पे बोलते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, अब जैसे आपने देखा होगा ना कि गली मोहल्ले में, आपके घर में भी किसी की अगर दुकान चलाते हैं, बिजनेस करते हैं, तो वो भी बहुत सारी किताबें बनाते होंगे, बहुत सारी किताबों में अपना सब चीजें डिटेल को लिखते होंगे, क्योंकि ये जानना है ना कि बिजनेस कैसे चल रहा है, प्रॉफिट पे चल रहा है, लॉस पे चल रहा है, बिजनेस की पोजीशन क्या है, मार्केट में क्या स्ट्रेंथ है हमारे बिजनेस की। तो उसके लिए बहुत सारी चीजों को लिखा जाता है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो जब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम भी ये जानने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट पे चल रहा है या लॉस पे, तो ऐसे में कौन से वाली कॉस्ट को उस किताब में लिखा जाएगा? तो बेटा क्योंकि एक्सप्लिसिट कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है जो बाहर वालों को पे की जाती है और उसका हमारे बिजनेस पे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, हमारे बिजनेस का पैसा भी बेसिकली खर्च होगा, तो यस इट इज रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यानी कि जब आप अपने बिजनेस का बही खाता बनाओगे, जब आप अपने बिजनेस के बुक्स को मेंटेन करोगे, तो उस टाइम इस कॉस्ट को वहां पर लिखा जाएगा। बट इम्प्लिसिट कॉस्ट तो ठीक है ना, अल्टीमेटली है तो अपनी खुद की जेब का ही पैसा, तो इस चीज को हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक है, उसके बाद क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? जैसे कि वर्कर्स को वेजेस पे करना, रेंट पे करना बिल्डिंग के ऊपर, अगर हमने लोन लिया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना, रॉ मटेरियल खरीद के लेकर आए हो तो उसका पैसा देना, आपकी फैक्ट्री में जो इलेक्ट्रिसिटी चल रही है उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना। अब इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या हो सकती है? जैसे कि अपनी खुद की बिल्डिंग का रेंट, आपने अपने बिजनेस में खुद पैसा लगाया जिसको आप कैपिटल कहते हो, उसके ऊपर इंटरेस्ट, आप अपने बिजनेस के अंदर खुद एज अ मैनेजर वर्क करते हो तो सैलरी, अगर यही किसी और को रखना पड़ता तो भी तो सैलरी देनी पड़ती। तो ये सारी चीजें कौन सी कॉस्ट में कंसिडर की जाती है? इम्प्लिसिट कॉस्ट में।
अब प्रॉफिट के साथ इसका क्या रिश्ता है? अब देखो, क्योंकि आप इनको रिकॉर्ड कर रहे हो ना अपनी अकाउंटिंग बुक्स में, तो अकाउंटिंग प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए एक्सप्लिसिट कॉस्ट यूज की जाएगी। बट जिस चीज को आपने रिकॉर्ड ही नहीं किया अकाउंटिंग बुक्स में, उसकी एंट्री ही नहीं हुई है, लिखा हुआ हमें दिख ही नहीं रहा हमारी बुक में कोई चीज, तो उसको आप अकाउंटिंग प्रॉफिट के लिए तो कंसिडर नहीं करोगे। बट यस, जब आप इकोनॉमिक प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे होगे, तो इकोनॉमिक प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते टाइम एक्सप्लिसिट कॉस्ट के साथ इम्प्लिसिट कॉस्ट को भी ऐड किया जाएगा, ताकि हमें यह पता चल सके कि टोटल इकोनॉमिक कॉस्ट कितनी है। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन द एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। सेपरेटली अगर आपसे कॉन्सेप्ट पूछा जाता है तो आप एक्सप्लिसिट कॉस्ट के बारे में ये सारे पॉइंट्स लिख सकते हैं, लाइकवाइज इम्प्लिसिट कॉस्ट के बारे में ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है हमारा कॉस्ट फंक्शन। ठीक है, अब कॉस्ट फंक्शन क्या है? कॉस्ट फंक्शन एक तरीके का फंक्शनल और वी कैन से द मैथमेटिकल रिलेशनशिप है बिटवीन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द आउटपुट प्रोड्यूस्ड। आउटपुट की वजह से हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे क्या चेंजेस आते हैं? हमारा आउटपुट जीरो होता है, हमारा आउटपुट बढ़ता है, हमारा आउटपुट घटता है। तो इस आउटपुट में चेंज की वजह से हमारी कॉस्ट में क्या चेंज आता है, वो हमें बताता है कॉस्ट फंक्शन। सो इट टेल्स हाउ द कॉस्ट चेंजेस when the level of output changes, कि जब जब हमारे आउटपुट का लेवल चेंज होगा तो उससे कॉस्ट कैसे चेंज होगी, ये कॉस्ट फंक्शन से पता चलेगा। सिंबॉलिकली हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर C होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, F इज फंक्शन, और Q है हमारे पास क्या, फंक्शन शोइंग हाउ द कॉस्ट डिपेंड्स ऑन आउटपुट, जहां पर Q क्या है, द क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। ठीक है, अब हमारे पास दो तरीके के कॉस्ट फंक्शन होते हैं, शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन और लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन। हमारे सिलेबस में सिर्फ शॉर्ट रन कॉस्ट फंक्शन है, लॉन्ग रन को हम सिर्फ उसकी डेफिनेशन पढ़कर छोड़ देंगे, उसकी डिटेल्स हम लोगों को नहीं पढ़नी है। अब बात करते हैं सबसे पहले शॉर्ट रन की। तो पीछे प्रोडक्शन फंक्शन में भी हम ये पढ़ के आए हैं कि शॉर्ट रन के अंदर हमने अपने फैक्टर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, कुछ थे हमारे फिक्स फैक्टर्स तो कुछ थे हमारे वेरिएबल फैक्टर्स। अब फिक्स फैक्टर्स कौन से होते हैं, जो शॉर्ट रन में चेंज नहीं किए जा सकते, जैसे कि मशीनरी, बिल्डिंग, इन सब चीजों को आप शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते हो। बट कुछ फैक्टर्स आपके वेरिएबल्स होते हैं, वेरिएबल मतलब चेंज, जिनको शॉर्ट रन के अंदर आप बदल सकते हो, जैसे कि आपकी फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर, आपके प्रोडक्शन में इस्तेमाल किया जाने वाला रॉ मटेरियल, इसको आप बदल सकते हो। बट जब हम लॉन्ग रन की बात करते हैं तो लॉन्ग रन के अंदर सारे के सारे ही फैक्टर्स आपके क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। ठीक है, तो अब हम शॉर्ट रन कॉस्ट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अलग अलग तरीके की कॉस्ट क्या होती है। अब प्रोडक्शन करते टाइम हम दो तरीके की मेन कॉस्ट अपनी देखते हैं, जैसे कि जो कॉस्ट आपके फिक्स फैक्टर पर लगती है उसे फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं, और जो कॉस्ट आपके वेरिएबल फैक्टर्स पर लगती है उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो पहले इन्हीं दो कॉस्ट को समझते हैं, जिसमें सबसे पहली है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, तो इस कॉस्ट ने अपना नेचर अपने नाम में छुपा दिया है कि एक ऐसी कॉस्ट है जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं होने वाली है, चाहे आपका लेवल ऑफ आउटपुट कितना भी हो, इवन वो जीरो भी क्यों ना हो, ये कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। कैसे? अब ये कॉस्ट कैसी है और इसे क्यों बियर करना पड़ेगा हमें? देखो, मान लो कि आपने अपनी एक फैक्ट्री रेंट पर ली, ठीक है। अब क्या हुआ कि किसी एक महीने में आपका बिल्कुल भी काम नहीं चल रहा था, मार्केट में बिल्कुल भी डिमांड नहीं थी आपके सामान की, तो आपकी फैक्ट्री में एक महीने तक ताला लगा रहा, आपने बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं किया। लेकिन आपने जिस भी पर्सन से उस फैक्ट्री को रेंट पर लिया होगा, उसे क्या ही फर्क पड़ रहा है कि आप प्रोडक्शन कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। आप वहां पर लाखों यूनिट बना रहे हो, चाहे आप 0 यूनिट बना रहे हो, उसे क्या ही फर्क पड़ रहा है। वो तो यही कहेगा कि भाई मुझे तो मेरा मंथली रेंट आप पे करो। तो देखो, भले ही आपने कुछ भी नहीं किया, लेकिन तब भी आपको ये कॉस्ट बियर करनी पड़ी। चलो इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास जो हमारा मोबाइल बिल होता है वो दो तरीके का हो सकता है, पोस्टपेड और प्रीपेड, है ना। हम लोग जनरली सभी लोग प्रीपेड इस्तेमाल करते हैं कि पहले पैसे जमा कराते हैं, फिर हम उनकी सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं। बट एक होती है हमारे पास पोस्टपेड सर्विस, जिसके अंदर क्या होता है कि पहले हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हमें पैसे भरने होते हैं। लेकिन पोस्टपेड बिल्स के अंदर
एक पार्ट ऐसा होता है जो फिक्स होता है कि आपने नंबर ऑफ कॉल्स कितनी करी, आपने इंटरनेट कितना इस्तेमाल किया, वो तो बात की बात है, बट आपको एक मंथली उनके जो चार्जेस होते हैं वो आपको पे करने ही पड़ेंगे। वो उन्होंने फिक्स कर दिया है कि चाहे आपने पूरे मंथ में एक भी कॉल ना करी हो तो उसका तो अमाउंट आपका जीरो आ जाएगा, उसका जो बिल आएगा, लेकिन आपने जो मंथली चार्जेस पे करने हैं वो फिक्स हो गए हैं। तो बेटा ये जो चीजें फिक्स हो जाती है ना कॉस्ट की, जो आपके लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं होती, ये आपके प्रोडक्शन में कहलाती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, चलो अब इसको हम कुछ और नाम से भी पुकारते हैं, जैसे तुम्हें भी तो घर में बुलाते हैं ना, गोलू मोलू छोटू कुछ भी बुला लेते हैं, ऐसे हम इस फिक्स्ड कॉस्ट को भी कुछ अलग अलग नाम से बुलाते हैं, जैसे कि सप्लीमेंट्री कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट और ओवरहेड कॉस्ट, या फिर unavoidable cost. क्यों? Because it doesn't change with the change in output. Even if the output is zero, और भले ही आउटपुट आपका जीरो क्यों ना हो, आपका TFC सेम रहेगा, जैसे कि रेंट, इंटरेस्ट, इंश्योरेंस, सैलरीज ऑफ द परमानेंट एम्प्लॉयज, इक्विपमेंट मेंटेनेंस, ये सब। ठीक, अब इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? बहुत आसान है। आप जितने भी फिक्स फैक्टर की क्वांटिटी इस्तेमाल करते होगे, यानी कि जो भी आपके पास फिक्स फैक्टर होगा, मान लो आपने 3 फैक्ट्रीज लगा रखी हैं और 3 फैक्ट्रीज, कितनी फैक्ट्रीज है आपके पास? 3। ठीक है, तो आपके पास फिक्स फैक्टर की क्वांटिटी कितनी हो गई? 3। एक फैक्ट्री का रेंट 20,000 रुपए है, प्राइस ऑफ द फैक्टर। एक फैक्ट्री का रेंट 20,000 रुपए है, तो आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी हो गई? 60,000। तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। अब इसका कर्व कैसा होता होगा, तो ये हम इसके स्केड्यूलर डायग्राम से ही देखते हैं। अब देखो हमारे सामने यहाँ पर यूनिट्स हैं आउटपुट की, जो 0 से लेकर 5 तक जाती हैं। अब आप देखो हर एक यूनिट पर, चाहे आपका प्रोडक्शन 0 था तब भी TFC 20 है, चाहे आपका प्रोडक्शन 5 है तब भी आपकी TFC 20 है। अब अगर आप इसे ग्राफ पर प्लॉट करोगे बच्चे, तो यहाँ पर देखो आपने 0 से लेकर 5 तक आपने अपनी यूनिट्स लिख दी है, इधर हमने अपनी कॉस्ट लिख दी है। अब क्योंकि आप कह रहे हो कि कॉस्ट तो 20 है हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे, 0 पे भी वो कॉस्ट 20 है, 1 पे भी वो कॉस्ट 20 है, 2 पे भी वो कॉस्ट 20 है, तो ये कर्व आपको कैसा बनता हुआ नजर आ रहा है? ये कर्व हमारा बन रहा है हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से, है ना? तो ये कैसा बन रहा है? हॉरिजॉन्टल। और किसको पैरेलली बन रहा है, बनाया जा रहा है? ये किसके पैरेलल बनाया जा रहा है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, तो इसकी शेप क्या है? हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है, समझ आ गया? तो बस यही लिखा हुआ है यहाँ पे, TFC कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है आपकी। ठीक, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे। अब वेरिएबल कॉस्ट क्या है? देखो भाई, फिक्स कॉस्ट तो वो हो गई कि चलो फैक्ट्री का रेंट हो गया, परमानेंट एम्प्लॉयज की सैलरी हो गई, देनी पड़ेगी, बट एक कॉस्ट ऐसी है जो आपके आउटपुट पर डिपेंड करती है। भाई मान लो कि हमारा राजू 20 बर्गर बनाता है, ठीक है, अचानक से अगर उसके पास ऑर्डर आया 50 बर्गर का, तो क्या करना पड़ेगा हमारे राजू को? राजू को रॉ मटेरियल इंक्रीज करना पड़ेगा ना। अब मान लो कि सिर्फ 10 बर्गर की ही डिमांड आई, तो यहाँ पर रॉ मटेरियल अब कम खरीदना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आउटपुट चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज हो रही है, और इन दोनों के बीच में रिश्ता क्या कहला रहा है कि जैसे ही आउटपुट बढ़ रहा है वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है, जैसे आउटपुट कम हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट भी कम हो रही है। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता कहलाता है डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप। तो आउटपुट और वेरिएबल कॉस्ट के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है कि बिल्कुल आउटपुट के साथ साथ हमारी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो देखिए जरा इसको, अब इसके भी कुछ और नाम है, जैसे कि इसको हम प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट कहते हैं, और ये डायरेक्टली रिलेट करता है हमारे लेवल ऑफ आउटपुट से। तो अब इसका एक सीधा सा मतलब है कि अगर मान लो राजू एक भी बर्गर नहीं बेच रहा, तो राजू को किसी भी तरीके का रॉ मटेरियल नहीं खरीदना पड़ेगा। तो अगर आपका आउटपुट 0 है तो टीवीसी भी क्या हो जाता है? 0। अब एग्जांपल्स, आपके रॉ मटेरियल की कॉस्ट, आपके कैजुअल वर्कर्स की वेजेस, आपकी फैक्ट्री में चलने वाली पावर उसका बिल, फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये चेंज होंगे विद द लेवल ऑफ आउटपुट। अब ये कर्व कैसा होता होगा भाई? इसके कर्व की शेप कैसी होगी? चलो जानते हैं। यहां आपको यूनिट्स ऑफ आउटपुट दिख रहे हैं जो 0 से लेकर 8 तक जा रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखें तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे टीवीसी हमारा 0 है। उसके बाद जैसे ही आपने आउटपुट बनाना शुरू किया तो सबसे पहले आपको 18 कॉस्ट दिख रही होगी फर्स्ट यूनिट पर। उसके बाद ये कॉस्ट इंक्रीज हुई, 30 पे पहुंची, यानी कि लगभग 12 से आपने इसको इंक्रीज किया। फिर जब आपने इसको और आगे बढ़ाया तो 10 से कॉस्ट और बढ़ गई,
फिर उसके बाद देखिए आपकी कॉस्ट 12 से बढ़ी है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप आउटपुट बढ़ाते जा रहे हो, देखो वो जो कॉस्ट है वो लगातार बढ़ती जा रही है, ठीक है। लेकिन एक चीज और अगर आप ऑब्जर्व करें कि पहले जहां पर 18 से बढ़ा तो फिर 12 से बढ़ा, फिर 10 से बढ़ा तो फिर 12 से बढ़ा, आप देख रहे हो रेट चेंज हो रहा है बढ़ने का बार बार। तो यही चीज हमारे टीवीसी के कर्व में रिफ्लेक्ट करती है कि सबसे पहली बात तो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे जो हमारा टीवीसी होता है वो भी जीरो होता है। फिर अचानक से टीवीसी जो है वो बढ़ती है, लेकिन एक पॉइंट पर आने के बाद टीवीसी बढ़ती है बट एक डिमिनिशिंग रेट से, एक पॉइंट तक वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ रही है। लेकिन जब आप आगे के यूनिट्स पर जाएंगे ना, ये देखो अगर आप सिर्फ इससे देखो, बाकियों को तो चलो आप छोड़ दो, सिर्फ इधर का गैप देखो, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके आउटपुट के बढ़ने के साथ जो वेरिएबल कॉस्ट है वो तेजी से बढ़ना शुरू करती है। कि पहले तो कॉस्ट धीरे धीरे बढ़ती है लेकिन एक पॉइंट के आने के बाद वो तेजी से बढ़ना शुरू करती है। तो यही दो आपको इसके अंदर फेजेस दिखाई देंगे कि पहले हमारा जो टीवीसी है वो डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है और फिर उसके बाद एक टर्न आता है उसके अंदर और वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो जाती है। और इसके इसी बिहेवियर की वजह से इसकी शेप को हम बोलते हैं इनवर्सली एस शेप्ड, ठीक है। क्या है? इनवर्सली एस शेप्ड, इसको यहां पर बोला जाता है। और ये जो हमारी कॉस्ट पर इफेक्ट पड़ रहा है ना, किसका, इंक्रीजिंग रिटर्न और डिमिनिशिंग रिटर्न, ये हमारे उसी प्रोडक्शन फंक्शन के लॉ पर डिपेंड करता है जो हम लास्ट क्लास में पढ़कर आए हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बिहेवियर की वजह से हमारी कॉस्ट में इस तरीके का चेंज हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट आपको क्लियर हो गई कैसे बनानी है। चलो अब इसका एक डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट से ताकि कंसेप्ट हमें रिवाइज हो जाए। तो मीनिंग तो हमने पढ़ ही लिया है कि फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ आउटपुट के साथ चेंज नहीं होगी, बट वेरिएबल कॉस्ट हमारी डायरेक्टली रिलेट करती है लेवल ऑफ आउटपुट को। नेचर ये कांस्टेंट रहता है बट ये इंक्रीज और डिक्रीज होती है विद द प्रोडक्शन। ये किसको रिलेट करता है? ये फिक्स फैक्टर्स को रिलेट करती है और ये वाली कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर्स को। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट की बात करें तो फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे भी, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो जाती है एट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट। टाइम पीरियड, ये आपको कॉस्ट सिर्फ शॉर्ट रन में देखने को मिलती है, वेरिएबल कॉस्ट शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में होती है। रीजन क्या है कि लॉन्ग रन में तो सब कुछ ही वेरिएबल होता है, फिक्स्ड कुछ होता ही नहीं है। एग्जाम्पल इसके रेंट, इंटरेस्ट, सैलरी, इंश्योरेंस, यहाँ पर रॉ मटेरियल, वेजेस, फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। चलो अभी जब हमने ऊपर देखा कि टीवीसी एस शेप्ड का हमें देखने को मिल रहा था तो उसका रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये जो आपको शेप देखने को मिल रही है टीवीसी की, वो किसकी वजह से देखने को मिल रही है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की। वहां पर जो प्रोडक्शन का बिहेवियर है उसकी वजह से हमारी कॉस्ट के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। और बेसिकली सारे चेंजेस किसके अंदर आ रहे होंगे? वेरिएबल कॉस्ट में, क्योंकि देखो फिक्स्ड कॉस्ट तो सेम ही रहनी है, चाहे आपका प्रोडक्शन कैसे भी बिहेव करे, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा तुम कुछ भी कर रहे हो। वो कहते हैं कि हम तो बिल्कुल न्यूट्रल है, हम नहीं बदलेंगे मौसम की तरह। मौसम की तरह तुम जरूर बदल जाओगे लेकिन हम बिल्कुल नहीं बदलेंगे, हम तो हो गए हैं तुम्हारे लिए बिल्कुल फिक्स्ड कॉस्ट। लेकिन तुम ये बदलते मौसम के साथ बदलते हो वेरिएबल कॉस्ट, तो तुम्हारे ऊपर ही प्रोडक्शन का असर होगा। तो इसलिए आसपास क्या हो रहा है हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बच्चों, हम भी तुम्हारे लिए तुम्हारी फिक्स्ड कॉस्ट है। तो टोटल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट इज द सम ऑफ टीएफसी एंड टीवीसी एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट, यानी कि हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पर जब आप टीएफसी और टीवीसी को प्लस करोगे तो आपको क्या मिलेगा? टीसी। अब ये जितने भी बाकी के 3 पॉइंट लिखे हैं ना, ये मैं पहले आपको स्केड्यूल और ग्राफ समझा देती हूँ, उसके बाद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। चलो फिर से देखो, हमारे पास जो यहाँ पे स्केड्यूल है, जो टेबल है, वो यूनिट्स ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट कर रही है फ्रॉम 0 to 8, ठीक है। अब क्योंकि टीएफसी तो बेटा हमारा सेम है, हर लेवल ऑफ आउटपुट पे आपको देखने को मिल रहा है कि टीएफसी तो हमारा सेम है, चेंजेस किस में आ रहे हैं? चेंजेस आ रहे हैं प्योरली हमारे टीवीसी में। अब टीसी कैसे कैलकुलेट होगा? जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर आप देखें तो 20 प्लस, हमें इन दोनों को प्लस करना है ना बेटा, इन दोनों को प्लस करना है, ये तो 20 प्लस 0 20, 20 प्लस 18 38, 20 प्लस 30 50, 20 प्लस 40 60 एंड सो ऑन। मतलब कि अगर मुझे टीसी यहां पर निकालना है तो मुझे बस इन दोनों को हॉरिजॉन्टली प्लस करना है हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे, और मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर मैंने 8 यूनिट बनाई तो 8 यूनिट बनाने पर मुझे कितनी कॉस्ट लगेगी? 160। और उस 160 में भी एक कॉस्ट तो मेरी फिक्स ही हो गई है 20 की, जो कि क्या है? मेरी टोटल फिक्स कॉस्ट। तो अल्टीमेटली 140 रुपए की कौन सी होगी? वेरिएबल कॉस्ट।
और आप हर जगह पर यही देखेंगे कि टोटल कॉस्ट में जितने भी चेंजेस आ रहे हैं ना, टोटल कॉस्ट में जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है वो प्योरली टीवीसी की वजह से हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर एक लेवल ऑफ आउटपुट पे वेरिएबल कॉस्ट भी तो चेंज हो रही है, फिक्स कॉस्ट को तो कोई लेना देना ही नहीं है। पहली चीज कि टीसी के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं वो टीवीसी की वजह से आते हैं, यानी कि जैसे जैसे टीवीसी चेंज हो रहा है वैसे वैसे ही टीसी चेंज हो रहा है। पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात आपको क्या समझनी है, आप थोड़ा सा जरा अपनी आंखों का इस्तेमाल करें, इधर उधर ना देख के सीधा अगर इधर देखें तो जितनी टीएफसी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर है उतना ही टीसी भी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर है, यानी कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर टीसी टीएफसी के बराबर है। ऐसा क्यों है भाई? टीसी टीएफसी के बराबर क्यों है? क्योंकि अभी तो मैडम आपने बताया कि टीसी तो टीएफसी और टीवीसी का सम है। अगर हमने टीवीसी जीरो कर दिया जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर तो अल्टीमेटली इक्वेशन तो यही मिल रही है ना कि टीसी किसके बराबर है? टीसी टीएफसी के बराबर है। तो दूसरी बात आपने यहां से ये समझी कि अगर जीरो लेवल ऑफ आउटपुट की बात हो रही है तो वहां जितनी फिक्स्ड कॉस्ट होगी उतनी ही हमारी टोटल कॉस्ट होगी। उसके बाद जितने भी चेंजेस आएंगे टीसी के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ टीवीसी की वजह से आएंगे। ठीक है, तो पहली बात टीसी के अंदर चेंजेस सारे टीवीसी की वजह से आते हैं। जैसे टीवीसी चेंज हो रहा है बिल्कुल एग्जैक्ट मैनर में हमारा टीसी चेंज होता है। जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट बिल्कुल सेम होती है। अब इसका हमारे ग्राफ पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, जब हम जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर हैं, आप कह रहे हो कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल कॉस्ट सेम है, तो बेटा जहां से हमने अपना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व ड्रॉ किया होगा, जहां से हमने अपना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ड्रॉ किया होगा वहीं से तो टीसी ड्रॉ होगा ना, क्योंकि उस लेवल पर तो दोनों सेम है। फिर उसके बाद जैसे टीवीसी में चेंजेस आ रहे हैं बिल्कुल वैसे ही टीसी में चेंजेस आ रहे हैं। तो अब यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि हमारा जो टीसी का कर्व होता है वो अबव द ओरिजिन है, अबव द ओरिजिन है, क्योंकि वो जीरो लेवल पर जीरो नहीं है, वो किसके बराबर है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है। और इसकी शेप बिल्कुल टीवीसी जैसी है, यानी कि इनवर्सली एस शेप्ड, और वो उसके पैरेलली भी आपको दिख रहा होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये बदल रहे हैं वैसे वैसे वो भी बदल रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे टीएफसी में चेंजेस आए वैसे वैसे टीसी में भी चेंजेस आए। तो दोनों बिल्कुल भाई भाई जो है यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे कि एक जैसे ही चल रहे हैं। बट डेफिनेटली टीसी का कर्व ऊपर रहेगा। क्यों? क्योंकि टीसी के कर्व में एफसी का अमाउंट भी इन्वॉल्व है। ठीक है तो देखो यही ना बड़ा भाई है ना, देखो ये टीएफसी बहन है कि बहन बिल्कुल सेम है अपने भाइयों के लिए कि भाई बड़ा भाई है छोटा भाई है, हमारे लिए तुम दोनों ही बराबर हो, हम नहीं बदलेंगे, तुम बदल जाओगे लेकिन हम नहीं बदलेंगे। ठीक है, बहनें नहीं बदलती हैं, भाई बदल जाते हैं ना। तो यहाँ पर ये छोटा भाई है बड़ा भाई, क्यों? क्योंकि टीसी क्या है? बड़ा भाई है, वो छोटी बहन का भी यहाँ पर ध्यान देता हुआ चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन ग्राफ को लर्न करेंगे। अब देखो जरा यहाँ पर ऊपर ये जो 3 लाइनें थी वो यही थी। पहली लाइन ने यही बोला टीसी कर्व स्टार्ट्स अबव द ओरिजिन, क्योंकि टीएफसी एग्जिस्ट करता है भले ही आउटपुट जीरो क्यों ना हो। टीसी राइज होता है जैसे कि आउटपुट राइज होता है, क्योंकि हमारा टीवीसी भी बढ़ रहा होता है। शेप इसकी बिल्कुल टीवीसी की जैसी है क्योंकि इनवर्सली शेप्ड है। बट यस, टीसी हमारा टीवीसी से अबव ही लाई करेगा क्योंकि उसके अंदर टीएफसी भी इंक्लूडेड है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट भी समझ में आ गया। चलो बढ़िया। अब देखो ये सारी बातें वही लिखी हुई हैं। टोटल कॉस्ट जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे टीएफसी के बराबर है, क्योंकि टीवीसी हमारा जीरो हो जाएगा तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ये इक्वेशन आपको न्यूमेरिकली बहुत हेल्प करेगी, तो आपको इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, टोटल कॉस्ट का पैरेलल होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के, क्योंकि उन दोनों के बीच का जो गैप है बेसिकली वो टीएफसी ही होता है। अब ये बात समझाओ मैम, ये क्या बात हुई? ये बात है बेटा ये देखो, ये क्या बोला जा रहा है कि टोटल कॉस्ट कर्व टोटल वेरिएबल कॉस्ट के पैरेलल है। अभी दिखाया ना मैंने आपको पूरा ग्राफ की क्यों पैरेलल है। अब अगर मुझे यहाँ पर टीसी माइनस टीवीसी करना है तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि इनके बीच का ये जो गैप है ये गैप क्या है? तो गैप का मतलब है कि मुझे माइनस करना पड़ेगा ना। तो मैंने अगर टीसी में से टीवीसी को माइनस किया, टीसी में से टीवीसी को माइनस किया तो मुझे क्या मिल रहा है? टीएफसी। तो बेटा इन दोनों के बीच का जो गैप है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? टीएफसी को। तो आपसे ये रीजनिंग में पूछा जा सकता है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये जो गैप है बिटवीन द टीसी एंड टीवीसी ये क्या है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि वो क्या होता है? टीएफसी होता है। क्यों होता है आपने इक्वेशन लिखकर बता देनी है, और एक आप यहाँ पर इस तरीके से अपना ग्राफ भी बना सकते हो। ठीक, चलो
अब बच्चे ये तो हो गई टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। बट अगर हमें यही एवरेज में निकालना हो तो हम तो ये जानना चाहते हैं कि एक यूनिट को बनाने की कितनी कॉस्ट है। ये तो हमने सारी चीजें इन टोटल पढ़ ली, मुझे एक यूनिट के बारे में जानना है। तो बच्चे जब भी आपको एक के बारे में जानना है तो आप उस चीज का एवरेज निकालोगे, और बचपन से पढ़ते आए हैं एवरेज निकालना, बचपन से, कि जब भी एक का निकालना है तो क्या करना है, टोटल में डिवाइड कर दो उसका नंबर। मीन कैसे निकालते हो, ऐसे तो निकालते हो ना, टोटल अपॉन नंबर। तो बस उसी तरीके से यहां पर भी काम करना है कि बात हो रही है अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या है, इट इज अ पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट, एक यूनिट की फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है, टीएफसी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, है ना, या फिर अब क्योंकि इनका भी रिलेशनशिप आएगा, एवरेज कॉस्ट इज इक्वल्स टू एएफसी प्लस एवीसी, जैसे कि आपका टीसी इज इक्वल्स टू टीएफसी प्लस टीवीसी होता है, सेम उसी तरीके से हमारे एवरेजेस होते हैं। इन्हीं के अपॉन में जब आप क्वांटिटी कर देते हो बेटा तो वो सारे आपके एवरेजेस बन जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा वाला फॉर्मूला उसी से निकला है। अब एएफसी का बिहेवियर क्या होता है, तो बिहेवियर समझने के लिए इसका भी हम ग्राफ और इसका स्केड्यूल देखते हैं। देखिए जरा, सबसे पहले यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन, टोटल फिक्स कॉस्ट सेम। अब एएफसी निकालना है, कैसे निकलता है एएफसी, टीएफसी को डिवाइड कर दो क्वांटिटी से, तो 20 डिवाइडेड बाय 0, तो 0 लेवल ऑफ आउटपुट पे तो एएफसी आपने नहीं निकालना, इंफिनिटी है। 20 डिवाइडेड बाय 1 20, 20 डिवाइडेड बाय 2 10, 20 डिवाइडेड बाय 3 6.67, 20 डिवाइडेड बाय 4 5, 20 डिवाइडेड बाय 4 20 डिवाइडेड बाय 5 4, 20 डिवाइडेड बाय 6 3.33। क्या देखा आपने कि जैसे जैसे लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ता जा रहा है हमारा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कम होती चली जा रही है। क्यों, बहुत सिंपल सा रीजन है, बच्चा ही बता देगा इस बात को। क्यों, जहां पर वही 20 पहले 1 से अगर डिवाइड हो रहा है तो लास्ट में वही 26 से डिवाइड हो रहा है ना, यानी कि आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है विद लार्ज नंबर ऑफ यूनिट्स, या मैं कहूं विद मोर नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ डिवाइड हो रहा है। वही 20 रुपए पहले एक को भरने पड़ रहे थे, वही 20 रुपए 6 लोग भर रहे हैं, तो एक इंडिविजुअल पे उस कॉस्ट का असर कम पड़ेगा ना। तो बस इसी वजह से जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आपकी कम होती चली जाती है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो देखो इसका ग्राफ कैसा होता है कि स्टार्टिंग में तो देखो आप इन्फिनिटी की तरफ हो क्योंकि आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, तो इस तरीके से जैसे जैसे आपका आउटपुट बढ़ता चला जा रहा है वैसे वैसे हमारा जो एएफसी है वो घटता जा रहा है। ठीक है, अब आपको ऊपर वाली सारी बात समझ आ जाएंगी, that AFC falls continuously as output increases. Yes, it never touches x-axis. लेकिन जो आपका AFC कर्व है वो कभी आपके x-axis को टच नहीं करेगा। क्यों, क्या फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो होती है, नहीं, जीरो लेवल पर भी एग्जिस्ट करती है। तो क्योंकि कभी भी फिक्स्ड कॉस्ट जीरो नहीं हो सकती इसलिए एएफसी भी कभी जीरो नहीं होगा और वो एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ठीक है, इट नेवर टचेस वाई एक्सिस एंड वुड रिमेन इनफाइनाइट कॉस्ट एट जीरो आउटपुट। ये कभी भी आपका वाई एक्सिस को भी टच नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप देखो वाई एक्सिस को टच करने का मतलब क्या है कि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे वो कितना है। अब जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे अगर आप कैलकुलेशन कर रहे हो तो वो तो इन्फिनिटी आ रही है ना, बिकॉज 20 डिवाइडेड बाय 0, तो ये तो आपने मैथ्स में पढ़ा है कि ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो कर्व आपको यहाँ से स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है ये कभी भी वाई एक्सिस को टच नहीं करेगा। कर्व की शेप क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बिकॉज टीएफसी रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकाली जाती होगी और ये क्या होती होगी, वही एक आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जितनी भी आप वेरिएबल कॉस्ट का इस्तेमाल करते हैं वो आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है। कैसे निकालना है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड कर दो या अपनी इक्वेशन का इस्तेमाल कर लो। यू शेप्ड होती है, फॉल होते टाइम मिनिमम होगी, मिनिमम के बाद अगेन स्टार्ट हो जाएगी राइज करना। इसका रीजन क्या होगा, अभी मैंने आपको टीवीसी दिखाया था कि टीवीसी पहले बढ़ता है डिमिनिशिंग रेट से फिर बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से। अब क्योंकि एवीसी टीवीसी से ही कैलकुलेट होता है तो स्टार्टिंग में आपने देखा कि टीवीसी हमारा बढ़ तो रहा था लेकिन उसके बढ़ने का रेट कम था, तो इसलिए देखो हमारा जो एवीसी भी है वो पहले फॉल होकर मिनिमम तक पहुंचता है। अपने मिनिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद क्योंकि टीवीसी ने अपना रेट चेंज कर दिया कि वो बढ़ी और इंक्रीजिंग रेट से बढ़ी, तो इसीलिए हमारा जो एवीसी भी है वो भी अगेन राइज होना स्टार्ट हो जाता है और वो कौन सी शेप में आ जाता है, यू शेप में। और रीजन इन सभी के पीछे हमारा वही प्रोडक्शन फंक्शन है विच इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है,
तो इसका भी स्केड्यूल और ग्राफ हम एक बार देख लेते हैं, हमें क्लैरिटी मिल जाएगी। ये देखिए, प्रोडक्शन 0 से 8 तक जा रहा है, टीवीसी वही सेम है आपका, लगातार बढ़ रहा है, पहले डिमिनिशिंग रेट से फिर इंक्रीजिंग रेट से। अब इसका एवीसी पर क्या इंपैक्ट पड़ा, 18 डिवाइडेड बाय 1 18, 30 डिवाइडेड बाय 2 15, देन 40 डिवाइडेड बाय 3 13.33। अब ये देखो, यहां पर ये पहले आपका फॉल हुआ, मिनिमम पॉइंट पे पहुंचा, 13 से तो कम कुछ भी नहीं है, और उसके बाद देखो आपका जो एवीसी है वो बढ़ना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से इसकी शेप देखो कि पहले फॉल हुआ, मिनिमम पॉइंट पे पहुंचा, मिनिमम पॉइंट पे पहुंचने के बाद एवीसी स्टार्ट हो गया राइज होना। तो कर्व की शेप आपको नेचर से ही जज करनी है, वरना आप कर्व याद ही करते रह जाओगे कि किसकी क्या शेप थी। ठीक है, चलो अब तीनों का कंपैरिजन भी देखेंगे और एवरेज कॉस्ट को भी समझेंगे। अब एवरेज कॉस्ट को एसी बोलो या एटीसी बोलो, यानी कि एवरेज कॉस्ट बोल दो या एवरेज टोटल कॉस्ट बोल दो, बात एक ही है। बट है क्या कि एक यूनिट को बनाने की एवरेज कॉस्ट क्या है, कि उसमें पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, दोनों को सम अप करके एवरेज कॉस्ट कितनी मिलती है, या सीधे सीधे टीसी को क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे तो भी आपको ये मिल जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर। ये भी यू शेप्ड है क्योंकि एवीसी पहले फॉल होगा फिर उसके बाद राइज होगा। जैसे टीसी के ऊपर टीवीसी का असर आता है, ठीक उसी तरीके से एसी के ऊपर एवीसी का असर पड़ेगा। ठीक है, सो एसी लाइज अबव द एवीसी, जैसे टीसी लाइज अबव द टीवीसी, in the similar manner AC lies above the AVC because AC includes AFC, क्योंकि हमारे एवरेज कॉस्ट के अंदर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी इंक्लूड होती है। ठीक है, अब देखो ये हमने अभी AFC कर्व पढ़ा, डाउनवर्ड स्लोपिंग था, है ना, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा था वैसे वैसे AFC फॉल हुआ। एवीसी कर्व को जो हमने देखा तो भाई पहले फॉल हुआ, मिनिमम तक पहुंचा और फिर उसके बाद बढ़ना शुरू हो गया। अब क्योंकि इसके अंदर इन दोनों का समेशन है, एएफसी भी और एवीसी भी, तो ये देखो हमारा एसी कर्व हमेशा लाई करेगा अबव, और इसका जो मेन पॉइंट आपको ये वाला दिखाई दे रहा है ना, ये कहाँ दिखाई देगा उसका मिनिमम पॉइंट, जहां पर एएफसी और एवीसी कर्व आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, यानी कि इक्वल होंगे। चलो ठीक है, तो यहां तक बात समझ आ गई है। चलो सारे एवरेज कॉस्ट पढ़ ली है, सारी हमने टोटल कॉस्ट पढ़ ली है। अब आते हैं अपनी नेक्स्ट कॉस्ट की तरफ, विच इज मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, है ना। अब एडिशनल कॉस्ट कब लगेगी, जब आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करोगे। तो जब आप एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करते हो तो उस एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट पर लगने वाली एडिशनल कॉस्ट क्या कहलाती है, मार्जिनल कॉस्ट। सो इट इज द एडिशन टू द टोटल वेरिएबल कॉस्ट और द टोटल कॉस्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड, कि जब जब आप एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करोगे तो उससे आपकी एडिशनल कॉस्ट कितनी आएगी, चाहे वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट की बात करें या कभी कभी टोटल कॉस्ट की बात करेंगे, तो उसे हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। एमसी भी यानी कि मार्जिनल कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट पे डिपेंड करती है, और जो भी आप एमसी कर्व के अंदर एरिया देखोगे वो टोटली टीवीसी होता है, क्योंकि उसके अंदर भी जितने चेंजेस आ रहे हैं वो टीवीसी की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एक ही कॉस्ट आपकी चेंज हो रही है विच इज टीवीसी। ठीक है, अब हमारा एमसी का जो कर्व है वो कैसा होता है, यू शेप्ड, ये भी ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग पहले एक स्केड्यूल देखते हैं, फिर पता लगाते हैं कि क्यों और कैसे चेंजेस आ रहे हैं। ये आपकी यूनिट्स ऑफ आउटपुट हो गई। टीएफसी अगेन आपका सेम आ रहा है लेवल ऑफ आउटपुट पे। अब टीवीसी हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा, टोटल कॉस्ट कैसे निकाली होगी हमने, टीएफसी और टीवीसी को प्लस कर करके हमने टोटल कॉस्ट निकाल ली। बट अब ये एमसी कैसे निकल रहा है, मार्जिनल कॉस्ट हमारा कैसे निकल रहा है, बहुत ध्यान से इसको ऑब्जर्व करो। चलो जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पर तो छोड़ दो, ठीक है, जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या ही एडिशनल यूनिट और क्या ही एडिशनल कॉस्ट। फर्स्ट यूनिट पे अगर हम बात करें तो हमने शुरुआत कर दी है आउटपुट करने की, पहली यूनिट बन चुकी है। पहले यूनिट पर जितनी आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट उतनी ही आपकी मार्जिनल कॉस्ट, ये चीज आपकी न्यूमेरिकली बहुत हेल्प करेगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब आप फर्स्ट यूनिट पर होते हो तो फर्स्ट यूनिट पर क्या किसके बराबर है, मार्जिनल कॉस्ट बराबर है किसके, टोटल वेरिएबल कॉस्ट के बराबर। बच्चे गलती कर देते हैं, टीसी और एमसी को इक्वल कर देते हैं, नहीं, फर्स्ट लेवल ऑफ आउटपुट पे टीवीसी एमसी के बराबर है। क्यों, क्योंकि देखो ये एडिशनल कॉस्ट है, एडिशनल कॉस्ट आउटपुट बढ़ने की वजह से आता है।
जो कॉस्ट ऑलरेडी सेम है उसका तो इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए ना मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर। और टोटल कॉस्ट हम इसलिए नहीं देख रहे हैं यहाँ पर क्योंकि टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो इसीलिए फर्स्ट यूनिट पर टीवीसी एमसी के बराबर मानी जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप देखो कि सेकेंड लेवल पर हमारा जो टीवीसी है वो 30 हुआ, तो अब मार्जिनल कॉस्ट कितनी हुई, 30 माइनस 18, 18 से 30 पे पहुंचे तो कितने से एडिशनल कॉस्ट आई आपकी, 12 से ना, तो ये आपका 12 आ गया। ठीक, उसके बाद 40 माइनस 30 10, 52 माइनस 40 12, 65 माइनस 52 13, 82 माइनस 65 17, 106 माइनस 82 24, 140 माइनस 106 34। ठीक, आपने टीवीसी से पूरा एमसी कैलकुलेट किया है, आप चाहें तो टीसी से भी ये चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, बट एक चीज ध्यान रखनी है कि फर्स्ट यूनिट पे अगर आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो, फर्स्ट यूनिट पर अगर आप टीसी से कैलकुलेट कर रहे हो एमसी, तो उसकी तरफ भी आपको ध्यान रखना है कि इसको सेम नहीं लिखना, फर्स्ट लेवल पर टीसी को एमसी के सेम नहीं लिखना। कैसे लिखना है, 38 माइनस 20, यानी कि जो भी जीरो लेवल ऑफ आउटपुट पे फिक्स कॉस्ट होगी पहले उसको माइनस करना है, फिर उसके बाद आपको सेम पैटर्न यूज करना है जो आपने टीवीसी के अंदर इस्तेमाल किया, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो बात समझ आ गई कब कहां किसका इस्तेमाल करना है, टीसी और टीवीसी का क्या रिलेशनशिप है एमसी के साथ। ठीक है, तो फॉर्मूला आपका वहां पर लिखा हुआ है। ये तो हमने सारी कॉस्ट अब पढ़ ली। ठीक है, अब इनके रिलेशनशिप्स आपस में पढ़ लेते हैं फटाफट, अब हमें टाइम नहीं लगेगा क्योंकि सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली हैं। तो पहला रिलेशनशिप है बिटवीन द एसी एंड एमसी। तो देखो स्टार्टिंग में क्या होता है, अगर आप इसको यहां से भी अगर देखें तो स्टार्टिंग में हमारी जो मार्जिनल कॉस्ट है वो हमारी एवरेज कॉस्ट से कम आ रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे जैसे यूनिट बढ़ रही है तो वैसे वैसे हमारी जो टोटल कॉस्ट है आप देखो वो इंक्रीज हो रही है, और अभी उसका मार्जिनल कॉस्ट के ऊपर इतना असर नहीं पड़ रहा है। तो स्टार्टिंग में मार्जिनल कॉस्ट कम होती है लेकिन एवरेज कॉस्ट ज्यादा होती है, लेकिन एवरेज कॉस्ट का जो खुद का नेचर है वो ऐसा है कि वो लगातार फॉल हो रही है। ठीक, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट बराबर हो गए हैं, वहां पर एसी अपने मिनिमम पॉइंट पर है। तो चलो इसको पहले यहां से एक बार देखते हैं। ये देखो ये वो वाला लेवल है 6 यूनिट जहां पर मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट दोनों हमको बराबर दिखाई दे रही है, लेकिन यही हमारे एवरेज कॉस्ट का मिनिमम लेवल भी है, इससे कम एवरेज कॉस्ट हमें कहीं देखने को नहीं मिल रही है। और इसके बाद अगर हमने प्रोडक्शन और जारी रखा तो मार्जिनल कॉस्ट बढ़ने लगेगी एवरेज कॉस्ट से ज्यादा, और इसके बाद से एवरेज कॉस्ट का खुद का बिहेवियर ऐसा है कि वो राइज करना स्टार्ट हो जाएगी, और इसका इम्पैक्ट आप उनके कर्व्स पर देख सकते हो। हमारा ये रहा एमसी कर्व, चेक शेप थोड़ा होता है, बोलते यू शेप्ड है, लेकिन जब बनाओगे तो इस तरीके से चेक शेप बना सकते हो। और ये हो गया हमारा एसी कर्व, अपने मिनिमम लेवल पर वो कट करता है एमसी को, कौन, एसी। ठीक, चलो नेक्स्ट, एवीसी और एमसी के बीच का डिफरेंस बिल्कुल सेम है, ये देखो बस एसी का रिप्लेसमेंट हो गया है एवीसी से, बिल्कुल सेम आपको रिलेशनशिप यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली एसी के ऊपर जितना भी इंपैक्ट आता है वो एवीसी की वजह से ही आता है। तो स्टार्टिंग में एमसी लेस देन है एवीसी से, एवीसी फॉल, देन एमसी इज इक्वल्स टू एवीसी, एवीसी मिनिमम पॉइंट पे है, एमसी ज्यादा है एवीसी से कब, जब एवीसी राइज होना स्टार्ट हो जाता है। तो बस ये रहे उन दोनों के कर्व्स, ये सेम हमारा है, बस यहाँ पर अब टीवीसी ने टीसी को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, अगला रिलेशनशिप एमसी, टीसी और टीवीसी का। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझते हैं। स्टार्टिंग में हम अगर देखें, व्हेन एमसी फॉल्स देन टीवीसी और टीसी इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट। जब हमारा मार्जिनल कॉस्ट फॉल हो रही होती है तो टोटल कॉस्ट और टीवीसी जो होता है, हमारी दोनों चीजें डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती हैं, जो कि इनका स्टार्टिंग नेचर ही है कि जब ये स्टार्टिंग में बढ़ रहे होते हैं तो अपने एक डिमिनिशिंग रेट से ही दोनों बढ़ रहे होते हैं। एक पॉइंट पर जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट आपको मिनिमम देखने को मिलती है ना, यानी कि सबसे कम, तो उस पॉइंट पर दोनों अपना रेट चेंज करते हैं। टीसी और टीवीसी डिमिनिशिंग रेट से बढ़ना छोड़कर एक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू कर देते हैं, जिससे इनकी शेप जो है वो इनवर्सली एस शेप्ड हो जाती है। उसके बाद व्हेन टीवीसी और टीसी इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट, और उसी पॉइंट के बाद से हमारा टीसी और टीवीसी एक इंक्रीजिंग रेट से बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखें तो हमारे मार्जिनल कॉस्ट के अंदर भी चेंजेस आते हैं कि पहले एमसी फॉल होता है, एक मिनिमम पॉइंट के बाद ये राइज होना स्टार्ट हो जाता है। ये बच्चों यहाँ पर फॉल आएगा, ठीक है, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है, एमसी फॉल्स आएगा। ठीक, नेक्स्ट रिलेशनशिप हमारा बिटवीन एसी, एवीसी एंड एएफसी। तो
AC इज द समेशन ऑफ AFC एंड AVC, ये हमने पीछे पढ़ लिया। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है AC कर्व हमारा डिक्लाइन होता है, फिर उसके बाद वो राइज होना हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसी के साथ हमारा ये वाला आज का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पहला क्वेश्चन क्या है, वाई AFC फॉल विद इंक्रीज इन आउटपुट, कि जैसे जैसे हमारा आउटपुट फॉल होता है, सॉरी जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है वैसे वैसे AFC फॉल क्यों होता है। सिंपल सी बात पीछे अभी मैंने आपको समझाई कि क्योंकि जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो नंबर ऑफ यूनिट्स में डिवाइड होनी शुरू हो जाती है, कि एक कॉस्ट को एक पर्सन बियर कर और एक कॉस्ट 10 लोग बियर कर रहे हैं सेम कॉस्ट को, तो ऑब्वियस सी बात है कि पर यूनिट पर जो उसका इफेक्ट पड़ेगा कॉस्ट का वो लगातार कम होता चला जाएगा। तो उसको आपको इस तरीके से लिख के दिखाना है दैट टोटल फिक्स कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट एट ऑल द लेवल्स ऑफ आउटपुट, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो चेंज नहीं होती है। सो दीज कॉस्ट डू नॉट चेंज विद द आउटपुट। कौन कौन सी, वही फैक्ट्री का रेंट, परमानेंट एम्प्लॉयज की सैलरी और इंश्योरेंस प्रीमियम। तो जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा सेम फिक्स कॉस्ट जो है ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स में स्प्रेड होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हर एक यूनिट के ऊपर फिक्स कॉस्ट का इंपैक्ट कम पड़ेगा। तो देखो जहां पर फर्स्ट यूनिट पे AFC 100 है, वहां पे फिफ्थ यूनिट पर AFC 20 है, क्योंकि वही 100 का जो कॉस्ट है वो 5 यूनिट से डिवाइड हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है आपसे, वाई AFC कैन नेवर बी जीरो। AFC कभी जीरो क्यों नहीं होता, क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं होती। हम AFC को निकालते हैं TFC से, तो जब TFC ही जीरो नहीं हो रहा है, जब आपको न्यूमरेटर ही जीरो नहीं मिल रहा, तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे जीरो हो सकता है। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, जैसे कि रेंट, सैलरी वगैरह, तो TFC हमेशा जीरो से ज्यादा है, हमेशा। सो अ पॉजिटिव नंबर डिवाइडेड बाय द फाइनाइट आउटपुट कैन नेवर बी जीरो। तो उस 20 को तुम 1000 से भी डिवाइड करोगे, 1,00,000 से भी डिवाइड करोगे, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो जीरो तो कभी भी नहीं होगा। सो एज आउटपुट इंक्रीजेस AFC कीप्स फॉलिंग बट इट ओनली अप्रोचेस टू जीरो, बट इट नेवर बिकम जीरो। वो जीरो के करीब आ सकता है लेकिन जीरो नहीं हो सकता। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक की सारी बातें आपको समझ आ चुकी होंगी और कॉस्ट से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स थे वो आप क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पे खत्म, और हमने कर लिए हैं 2 पार्ट्स कंप्लीट, प्रोडक्शन और कॉस्ट। तो अब आपको क्या करना है, आपके पास जो भी रेफरेंस बुक है उस बुक में से जितने भी बैक क्वेश्चंस हैं, MCQ हैं, उन सभी क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। सारे ग्राफ्स को एक बार खुद से अपने हाथ से बनाकर देखना है और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।